हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रज़ीज़ हटक। आज अप टू डेट के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत हूँ। आज इस व्लॉग में जो यूक्रेन की क्राइसिस पे हम बात करेंगे कि ये क्राइसिस क्यों पे रोटा, उसकी आरिजन पे बात करेंगे कि उसकी मेन रीज़न क्या है, उसकी आरिजन कहाँ से हुई, और उसके साथ साथ जो अगर ये जो क्राइसिस है, अगर ये मतलब रुक न गया, एस्केलेट हुआ, तो इस रीजन पे और उसके साथ साथ वर्ल्ड कम्युनिटी पे उसका क्या असर होगा, और उसके साथ साथ यूरोपीय क्या असर हो पड़ेगा। जो उसके साथ जो इस क्राइसिस की वजह से जो यूरोपियन और उसके साथ साथ जो अमेरिकन का डिप्लोमेसी एक्टिव हो गया है, इसकी रीज़न क्या है, इस पे हम आज तफसील से बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, ये जो यूक्रेन और रशिया का जो बात चल रही है, रिस्क ऑफ वार, लोग कहते हैं कि वार मतलब होने वाला है। इसका मतलब जो रिसेंट एरा में इस वक्त से शुरुआत हुई जब यूएस रूस ने यूक्रेन की बॉर्डर पे तकरीबन कुछ मतलब मुख्तलिफ अंदाजे, मतलब कुछ कहता है कि 150,000 175,000 इस तरह जो फोर्स था वो डिप्लॉयड किया यूक्रेन के बॉर्डर पे, नॉर्दर्न, उसके साथ साथ जो ईस्टर्न है और साउदर्न है उसके बॉर्डर पे जो डिप्लॉयड किया। उस वजह से वर्ल्ड कम्युनिटी की तरफ से, मतलब वर्ल्ड कम्युनिटी इन द सेंस यूरोपन और के साथ साथ जो अमेरिकन की तरफ से बहुत सख्त मतलब स्टेटमेंट सामने आ गया। अगर ये उसने अगर एक दफ़ा स्टेटमेंट में था कि अगर रूस ने इस पर अटैक किया तो उसकी कंसिक्वेंसेस बहुत बड़े होंगे। इसका मतलब इकनॉमिक सेंक्शन लगा सकते हैं, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिकली बहुत सेंक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि अगर इस क्राइसिस को हम देखे जाए उसको, लेकिन ये अब बिगिनिंग नहीं हुई, ये इस क्राइसिस की कंटिन्यूएशन है। एक्चुअली 2014 में रूस ने कुछ इस तरह किया था कि क्रीमिया एक इलाका है यूक्रेन का, उसको अटैक किया था, इन्वेट करने के बाद अपने साथ मिलाया था, एनेक्स किया था। तो उस वक्त जो टेक्टिक्स इस्तेमाल करते थे रूस, हम यही वही स्टेटमेंट जो टेक्टिक है अब ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि अगर एक दफ़ा फिर रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया तो फिर उसका जवाब हम दे सकते हैं। ये कुछ इस तरह जो इशू था चल रहा है आजकल। अब अगर इस जो क्राइसिस है उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट जो मेन काज है इसकी तरफ चले जाए, जो लॉन्ग टर्म और उसके साथ जो शॉर्ट टर्म काज है, इस पे हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2008 में इसके जो मेन क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट है उसका ओरिजिन 2008 में हुआ था। 2008 में कुछ इस तरह हुआ था, जो नेटो का जो सेक्रेटरी जनरल था जो जी.डी. हॉफ, उसने ये स्टेटमेंट दिया कि इस सून या इस लेटर जो जॉर्जिया है और जो यूक्रेन है वो नेटो को ज्वाइन करेगा। लेकिन इस स्टेटमेंट आने के बाद रशिया की तरफ बहुत मतलब सख्त रद्दअमल आ गया। इसी सिक्योरिटी इशू कंसर्न्स थे, इस वजह से रशिया उसने इसको स्टेटमेंट था उसको रिटेलिएट इज काउंटर करने के लिए रशिया ने प्रेस रिलीज़ किया कि अगर एक दफ़ा वो यूक्रेन और जॉर्जिया ने नेटो को ज्वाइन किया तो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है, उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो बहुत बड़े होंगे। सेकेंड ये तक कि रूस को अच्छा इस वजह नहीं लगा कि जो सिक्योरिटी जो, अगर इस पे हम हिस्ट्री भी जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वर्ल्ड वॉर 2 से पहले 1945 के मतलब इस एरा में उस जो याल्टा कॉन्फ्रेंस हुआ, याल्टा कॉन्फ्रेंस के बाद यूएन सामने आया, यूएन के बाद जो नेटो सामने आया, वार्सा पैक्ट जो ईस्टर्न ब्लॉक थे यूएसआर के थे, और जो नेटो था वो यूएस और उसके साथ साथ वेस्टर्न लाइट था। इसी दौरान एक यूएस ने यूरोप के लिए एक प्लान दिया, मार्शल प्लान्स, यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम, वो सिर्फ वेस्टर्न यूरोप के लिए था। इस वक्त यूरोप था वो डिवाइड हुआ था। जो वेस्टर्न यूरोप था वो अंडर द यूएस था, डेमोक्रेसी था, कैपिटलिज्म के एरा मतलब अम्ब्रेला था। जो ईस्टर्न यूरोप था वो कम्युनिज्म के अंडर था। इस वजह से जो रूस का एक कंसर्न है, अगर वेस्टर्न यूरोप ऑलरेडी नेटो का हिस्सा है, अगर वो नेटो अगर ईस्टर्न की तरफ आ जाए, उसका ऑलरेडी मतलब कम्युनिज्म था, अब कम्युनिज्म तो नहीं बस वैसे स्टेट है कुछ रह गए। एक्चुअली जो ईस्टर्न यूरोप के साथ रशिया का जो बॉर्डर है वो टच है। अगर नेटो अपना डिप्लॉयमेंट फौज करे, मतलब ड्रिल करे ईस्टर्न यूरोप में, तो नेटो के साथ मतलब ऑलरेडी सिक्योरिटी कंसर्न होगा।
इस वजह से जो सिक्योरिटी कंसर्न है रूस को वेस्टर्न और यूएस की तरफ से, ये एक रीज़न है। और इसके साथ साथ तीसरा रीज़न ये है, कुछ हिस्टोरियन का ये मानना है कि जो सदर प्यूटन है वो अगेन रशिया को ग्लोरी ऑफ रशिया बनना चाहते हैं। इस वजह से यूक्रेन है उसको अपना स्टेट नहीं मानता। बहुत तलीम स्टेटमेंट सामने आया है मतलब प्यूटन की कि हम यूक्रेन को स्टेट मानते ही नहीं, ये एक पीस ऑफ लैंड है जो आफ्टर दी कोल्ड वार 1990 यूएसआर डिसइंटीग्रेशन के बाद एक लैंड ऑफ पीस है, वो हम मानते नहीं है, ये स्टेटमेंट है। उसके साथ और रीज़न ये है, मौजूदा जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी मतलब डेमोक्रेसी वेस्टर्न यूरोप के साथ मतलब नेटो और उसके साथ यूरोपियन यूनियन के साथ तल्लुकात अच्छी बनना चाहते हैं। अगर तल्लुकात अच्छी बनना चाहते हैं तो ऑलरेडी जो इंडो पैसिफिक है वो यूरोप जो ऑलरेडी यूएस का साथ देगा मतलब हर एक पॉलिसी में, स्ट्रेटेजी में, इंडो पैसिफिक में। ये जो यूक्रेन है और जॉर्जिया है वो ऑलरेडी मतलब वो कोशिश हर वक्त ये कोशिश करते हैं यूरोप मतलब कि वो नेटो में शामिल हो जाए और यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाए। लेकिन मौजूदा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है यूक्रेन की, वही चाहता है कि हम नेटो और यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाए। अगर एक दफ़ा यूरोपीय यूनियन और इसमें शामिल हो गए तो ऑलरेडी खतरा तो रूस का होगा, लेकिन ज़्यादातर खतरा जो वो चाइना का होगा, जो इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी में फिर उसका यूएस का जो असर रसूख हो वो कई तरफ ज़्यादा होगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ यूएस अमेरिकन हिस्टोरियन है, यूएस और के साथ अमेरिकन जो स्कॉलर है वो कहते हैं कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है यूक्रेन की बॉर्डर पे और जो टेक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है रशिया, वो एक्चुअली बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशराइज कर रहे हैं, उससे जो कुछ इंटरेस्ट है वो एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। क्योंकि इस जो इंटरेस्ट है, चार्टेड ऑफ इंटरेस्ट मतलब बंच ऑफ इंटरेस्ट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या इंटरेस्ट है रूस अमेरिका से, और डिस्कस करेंगे। लेकिन एक हफ्ते पहले जो प्रेसिडेंट बाइडन और जो रशिया की प्यूटन है जो तो 2 घंटे तक मतलब टेलीफोनिक मतलब वर्चुअल कॉल हुई थी, इसमें मतलब कुछ इशारे दिए थे सदर प्यूटन ने। लेकिन उसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर रूस के, उसने जो इंटरनेशनल मीडिया के सामने जो चार्टर थे, जो डिमांड है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से रूस ने, उसने सामने रखते हैं। उसकी कुछ चीज़ें जो नुकात हैं बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो डिमांड है वो आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। उसकी जो नुकात है, फर्स्ट ये है कि स्टेप की जो 2008 में नेटो का जो सेक्रेटरी जनरल था उसने जो स्टेटमेंट दिया था कि जो यूक्रेन है और के साथ साथ जॉर्जिया वो नेटो और यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनाया जाएगा सून एज लेटर। उसने कि ऑफिशियली ये जो नैरेटिव और जो कुछ है वो बिल्कुल ख़त्म कर दे, और अगेन उसको जो स्टेट में वो आनी नहीं चाहिए। उसका जो रूस का जो सेकंड मतलब कंसर्न ये है, मतलब डिमांड ये है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से, नेटो का जो फौजी ड्रिलिंग हो रहा है ईस्टर्न यूरोप में और उसके साथ साथ ईस्टर्न यूरोप में हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो रूस का जो बॉर्डर है ईस्टर्न यूरोप के साथ, एक्चुअली रूस जो है एशिया में सिर्फ 2 कंट्री, एक टर्की और एक रूस, वो एशिया में भी है और यूरोप में भी है। इस वजह से यूरोप में जो ईस्टर्न बॉर्डर के साथ जो बाउंड्री है रूस की, इस वजह से इसको सिक्योरिटी कंसर्न उसने कहा कि अगेन जो ड्रिलिंग हो रही है वो नहीं करनी चाहिए। उसके साथ साथ तीसरी कंसर्न ये है, जो डिमांड है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से, उसने कि जो नेटो का जो असर रसूख है ईस्टर्न बॉर्डर की तरह जो स्टेट्स है उसको अपना हाथ बढ़ाते, वो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। जो स्टेट है बस वैसे ही रहने दे, वो अगर नेटो मतलब इसकी क्या ज़रूरत है, मतलब वो एक दूसरे को प्रेशराइज़ करे कि आ जाए नेटो में, मतलब एडमिशन कर ले या यूरोपीय यूनियन में कर ले, ये तीसरा डिमांड है। और उसके साथ साथ जो छोटा डिमांड है, जो बाल्टिक स्टेट और ब्लैक जो सी है उसके जो शिपमेंट जो स्पेस है डिस्टेंट है उसको मतलब ज़्यादा दिया जाए रूस को। और उसके साथ 5 मतलब डिमांड ये है, जो ट्रम्प गया था उस वक्त एक INF जो ट्रीटी था उन दोनों बीच में साइन हुआ था पहले से। जब ट्रम्प के मतलब ख़त्म जो एरा ख़त्म करने के बाद ट्रम्प ने इस INF की जो ट्रीटी है उससे विड्रा किया था। इस ट्रीटी का मतलब सिंपल आसान भाषा में था कि हम एक दूसरे मतलब जो न्यूक्लियर मिसाइल है उस पर बंद लगाई गई, एक दूसरे के बॉर्डर के नज़दीक हम न्यूक्लियर जो मिसाइल है वो नस्ब नहीं करेंगे। तो मुख्तलिफ रेंज 5-8 हज़ार जो किलोमीटर है उस तरह रेंज देता कि इस किस्म की जो बीच मिसाइल है वो हम डिप्लॉय नहीं करेंगे। लेकिन
जो रूस था, सॉरी, जो यूएस ने, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उससे विड्रा किया, तो रूस के लिए एक खतरे की घंटी बज गई कि ये भी हो सकता है कि इन द फ्यूचर में ये जो यूएस है वो अटैक कर सकते हैं मिसाइल के ज़रिए। ये कंसर्न थी यूएस की, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन सब डिमांड थे। लेकिन इस सब जो यूएस रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने इंटरनेशनल मीडिया सामने के बाद जो रिएक्शन आ गया नेटो की तरफ से, जो सेक्रेटरी जनरल, उसने कहा कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने ये रिफ्यूज़ किया, ऐसा कुछ नहीं होगा। और उसके साथ साथ वो कह रहे थे कि ये सब एक ब्लैक मेलिंग है, वो हम उस ब्लैक मेलिंग में नहीं आ जाएंगे। ये थी मेन काजेज़ जो 2008 से लेकर 2015 तक मेन काजेज़ थी। और उसके साथ साथ बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन से मौजूदा जो कुछ रेस्टोरेंट जो कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, वही से टेक्टिक इस्तेमाल कर रहा है प्यूटन, वही थे बाद में अपना इंटरेस्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि अगर इस जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच, अगर ये मतलब न रोका गया, ये एस्केलेट हुआ, तो इस रीजन पे क्या असर होगा और इंटरनेशनल होल जो कम्युनिटी है इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए, एक तो डायरेक्ट वार होगा, डायरेक्ट वार के साथ साथ इनडायरेक्टली वार भी हो सकते हैं। डायरेक्ट वार मतलब सिर्फ क्योंकि यूक्रेन, अगर रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, टेरिटरी ऑलरेडी एक तो इन्वेट किया है और भी इन्वेट करेगा, रशिया ऑलरेडी स्टेट मानती नहीं है। इनडायरेक्ट वार, इनडायरेक्ट वार भी हो सकता है अगर हम डिमिनो जो थ्योरी है इस पर अप्लाई करें। और यूरोपियन का अपना इंटरेस्ट है, वो अपना इंटरेस्ट करने के लिए वो आ सकता है। लेकिन कुछ कहते हैं कि ये पेर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो 1962 में जो यूएस और कोल्ड वार एरा में यूएस के बीच में होता है, पेर मतलब दोनों स्टेट ब्रेंक ऑफ वार थे, लेकिन फिर डिप्लोमेसी के ज़रिए उसको रोका गया। कुछ ये कहते हैं कि नहीं, इस अगर कॉन्फ्लिक्ट इस कंटिन्यू रहा तो इस एरा जो साउथ एशिया या एशिया है, उसके साथ जो कुछ यूरोप हिस्सा है, वो ऑलरेडी मिलिटराइज जोन है, इससे ज़्यादा आर्म रेस होगा। सिक्योरिटी डिलेमा तो ऑलरेडी एक कॉन्फ्लिक्ट है, फिर आर्म रेस ज़्यादा होगा और उसके साथ साथ जो प्रोलिफरेशन है न्यूक्लियर, उसी ही ज़्यादा होगी, उससे बढ़ावा दी जाएगी। तीसरी बात यह है कि 15 साल तो हो गए, 16 साल यूरोप की जो एरिया ज़मीन उस पर ऐसे बड़ी वार नहीं हुई। इससे पहले एक वार हुई थी जो यूक्रेन यूएस रूस और यूक्रेन के बाद बीच में हुई थी, लेकिन वो इतना बड़ा वार नहीं। इसके बाद कोई ऐसा वार नहीं हुआ है इस पांचवी जो इफेक्ट मतलब जो तहफ़्फ़ुज़ात है, तासुरात है इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये हो सकता है कि यूएस या यूएस, अगर रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया आया, यूएस आएगा यूक्रेन को डिफेंड करने के लिए। अगर यूएस नहीं आएगा तो यूरोप की जो कंट्री जर्मनी, फ्रांस या और ब्रिटेन जो है वो आ सकते हैं अपने जो यूरोप की सिक्योरिटी बहाल करने के लिए और उसको डिफेंड करने के लिए वो आ सकती है। उससे मतलब मोबिलाइजेशन होगा, बड़े ज़्यादा वार हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट है, यूएस का जो इंडो पैसिफिक में जो इंटरेस्ट है उसको डिस्ट्रक्ट किया जाएगा। अगर एक दफ़ा एक ये वार हुआ यूक्रेन और यूएस में, ये वार चढ़ा, तो अमेरिका की जो इंटरेस्ट है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। नुकसान इस सेंस में होगा, जो अगर आप मैप में देखें, जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें इंडो पैसिफिक रीजन है, उसके साथ साथ साउथ चाइना सी, उसमें अमेरिका ये कह रहा है, मतलब ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं दोनों। उसने ये कहना है कि अगर दोनों को वार हुआ, फिर अमेरिका का यह जो इंटरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये थी मतलब यूक्रेन का क्राइसिस। 2014 में क्राइमिया को अटैक किया था, फिर 2008 से जो ओरिजिन थी वार के वो आप लोगों के साथ शेयर किया। और मतलब जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन से किया तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या चाहते हैं, डिमांड है प्यूटन की, ये भी आप लोगों के साथ शेयर किया। ये थी सारी स्टोरी खुलासा यूक्रेन क्राइसिस की। अगर कोई क्वेश्चन हो आप फीडबैक दीजिए, अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए। थैंक यू। बंडल।